मार्च 2020। बर्फ से ढकी वादियों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ खतरनाक पल रहा था। कश्मीर के सोपोर और कुपवाड़ा में सुरक्षा बल रोज की तरह गश्त पर थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, स्थानीय लोग, बंद दुकानें, दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ। तभी एक खुफिया इनपुट ने माहौल बदल दिया। सूचना साफ थी कि कुछ लोग जो दिखते आम कश्मीरी हैं, पर वे किसी बड़े हमले की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग थे OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी कि बंदूक हाथ में नहीं, पर नेटवर्क इतना गहरा कि आतंकवाद की रीढ़ बन जाए। ये भीड़ में घुल जाते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं, मस्जिदों के बाहर दिखते हैं, खेतों के पास घूमते हैं, लेकिन असल में ये बनाते हैं एक अदृश्य जाल। और इनका काम होता है सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना। किस रास्ते से सेना की गाड़ी गुजरी, किस इलाके में कितनी फोर्स तैनात है, कौन सा होटल टूरिस्ट से भरा है। हर सूचना रियल टाइम में आगे भेजी जाती है। इनका दूसरा काम होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट। किसी आतंकी को रात भर ठहराना हो, खाने पीने की व्यवस्था करनी हो, हथियार छिपाने हो या फंडिंग का इंतजाम, सब कुछ यही लोग करते हैं। और जब ये ऊपर के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आतंकियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच कड़ी बन जाते हैं। मैसेज पहुंचाना, आदेश लाना और फिर शुरू करना सबसे खतरनाक काम, यानी स्थानीय युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में भर्ती करना। इसी बीच LOC के केरान सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध मूवमेंट पकड़ी। छापा पड़ा और जो बरामद हुआ उसने सबको चौंका दिया। 13 AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद। यह असलहा LOC के पास डंप किया गया था और OGW उसे कश्मीर के भीतर पहुंचाने वाले थे। गिरफ्तारी हुई, पूछताछ शुरू हुई और यहीं पहली बार एक नाम सामने आया जो था दी रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF। अधिकारियों के लिए यह नाम बिल्कुल नया था, न पहले कोई रिपोर्ट न कोई रिकॉर्ड, लेकिन पकड़े गए लोगों ने कबूल किया कि वे TRF नाम के एक नए संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये हथियार उसी संगठन की नींव रखने के लिए थे। सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह सचमुच नया संगठन है या किसी पुराने आतंकी ढांचे का नया चेहरा है। जवाब तलाशे ही जा रहे थे कि महज एक हफ्ते बाद 1 अप्रैल 2020 को कुपवाड़ा के केरान सेक्टर के डोगरी बेहक इलाके में हलचल मच गई। बर्फ से ढके पहाड़, जमा देने वाली ठंड और उन्हीं के बीच 5 आतंकी घुसपैठ कर चुके थे। ये TRF का पहला खुला इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें बर्फीली खाई में घेर लिया। चारों तरफ सफेद चादर, ऊपर से बरसती ठंड और बीच में आमने सामने 2 इरादे। उस दिन सिर्फ 5 आतंकियों को ही नहीं रोका गया था, बल्कि एक नए नाम, एक नए नकाब और एक नई रणनीति को चुनौती दी गई थी। बर्फ की उस जमी हुई खाई में गोलियों की गूंज कई मिनट तक थमती ही नहीं थी और जब धुआं छंटा तो 5 आतंकवादी ढेर पड़े थे। लेकिन उस सफेद बर्फ पर सिर्फ दुश्मन का खून नहीं था, वहीं उसी ऑपरेशन में भारत के 5 स्पेशल फोर्सेस जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जीत मिली थी, पर कीमत बहुत भारी थी। उस दिन के बाद एक नाम घाटी में तेजी से फैलने लगा और वो नाम था TRF। अब यह सिर्फ एक रहस्यमयी संगठन नहीं रहा था, बल्कि एक उभरता हुआ खतरा बन चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियों ने केस की तह तक जाने का फैसला किया। पूछताछ, डिजिटल ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड, फंडिंग चैन, हर धागा जोड़ा जाने लगा और तभी सामने आया एक बड़ा नाम, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रामपुर का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख। ये कोई नया चेहरा नहीं था। 1996 में वह पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ चुका था, यानी अनुभव भी था और नेटवर्क भी। TRF में वही चीफ बना बैठा था। उसका डिप्टी सादिक मंजूर घाटी में ग्राउंड नेटवर्क संभाल रहा था। पर असली सवाल अभी बाकी था कि TRF पैदा कहां से हुआ। एजेंसियों ने जब जड़ें खंगालनी शुरू की तो धागा सरहद पार जा पहुंचा। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 2019 में कराची में बैठकर एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की निगरानी में एक नया नाम ऑनलाइन लॉन्च किया गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नाम नया था पर चेहरे पुराने थे। इसकी लीडरशिप में जुड़े लोग पहले से सक्रिय संगठनों से थे, खासकर लश्कर-ए-तैयबा से। TRF का नाम सुनकर आपको स्थानीय प्रतिरोध का आभास होता है, न कोई धार्मिक शब्द न जिहादी रंग। जबकि पहले के नाम जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन साफ तौर पर एक धार्मिक विचारधारा दर्शाते थे। तो सवाल उठता है कि फिर यह बदलाव क्यों हुआ। असल में उस समय पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। उस पर आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। ऐसे में पुराने संगठनों से सीधा संबंध दिखाना मुश्किल था, इसलिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया। काम वही, लोग वही, बस नाम बदल दिया गया।
TRF। एक तरह से यह एक मुखौटा था। ऑपरेशन का चेहरा घाटी के स्थानीय लोगों का दिखे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पर सवाल कम उठे। 2021 आते आते TRF ने अपनी मौजूदगी साबित करनी शुरू कर दी। छोटे हमलों से लेकर टारगेट किलिंग तक गतिविधियां तेज हो गईं। गोलियों की वो आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि घाटी में डर ने स्थायी ठिकाना बना लिया। एक के बाद एक टारगेट किलिंग होने लगी और हर वार के साथ एक संदेश दिया जाने लगा। सबसे पहले निशाना बने माखन लाल बिंदु, एक जाने माने कश्मीरी पंडित जिनकी दुकान पर लोग दवा ही नहीं भरोसा लेने भी आते थे। दुकान के बाहर ही उन्हें गोलियों से भून दिया गया। फिर आई बारी सुपिंदर कौर की, जो एक स्कूल प्रिंसिपल थे। शिक्षा देने वाली आवाज को खामोश कर दिया गया। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीति थी डर का इकोसिस्टम बनाने की। सुरक्षा एजेंसियों ने तय कर लिया, अब इंतजार नहीं। 23 अगस्त 2021 श्रीनगर का अलोची बाग। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 10 जवानों ने एक इमारत को चारों ओर से घेर लिया। इमारत के अंदर थे TRF के उस समय के चीफ मोहम्मद अब्बास शेख और उसका डिप्टी सादिक मंजूर। घेराबंदी के बाद तेज गोलीबारी शुरू हुई। संकीर्ण गलियां, आम रिहायशी इलाका और बीच में मुठभेड़। कुछ घंटों बाद सब खत्म हो चुका था। दोनों ढेर थे। TRF के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली कमान घाटी से बाहर थी। अब्बास शेख के बाद संगठन की बागडोर संभाली शेख सज्जाद गुल ने, जो पहले से ही लश्कर-ए-तैयबा की नेतृत्व परतों से जुड़ा माना जाता था। उसने साफ कर दिया कि TRF अब छिपकर नहीं, खुलकर वार करेगा। 2023 में अनंतनाग में एक घातक मुठभेड़ ने यह संकेत दे दिया कि संगठन अब बड़े ऑपरेशनों पर उतर चुका है। 2024 में गांदरबल में गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या की गई। यह सीधा संदेश था कि घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को निशाना बनाया जाएगा। और फिर रियासी में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ जब लोग शिवखोड़ी से कटरा की ओर बढ़ रहे थे। मकसद साफ था कि पर्यटन और शांति की छवि को झटका देना। अब TRF सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, बल्कि यह एक रणनीतिक उपकरण बन चुका था, कथित तौर पर सीमा पार से संचालित स्थानीय चेहरों के साथ। साल 2018 अनंतनाग का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी कानूनी तरीके से अटारी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान गया। कागजों में सब वैध था, लेकिन उसका मकसद सैर सपाटा नहीं था, बल्कि वह प्रशिक्षण लेने गया था। हथियार, विस्फोटक और छद्म ऑपरेशन की बारीकियां। उसी दौरान पुलवामा का एक और युवक एहसान भी पाकिस्तान पहुंचा। दोनों वहीं मिले। दोनों ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा से नाता जोड़ा। उन्हें तैयार किया जा रहा था किसी छोटे हमले के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मिशन के लिए। लेकिन मिशन क्या था, कब और कैसे अंजाम दिया जाना था, यही वो मोड़ है जहां कहानी और गहरी और खतरनाक हो जाती है। बर्फीली रात, LOC के उस पार से 7 परछाइयां सरकती हैं, बिना आवाज, बिना निशान छोड़े। साल 2024 आदिल और एहसान वापस लौट चुके थे। इस बार खुले तौर पर नहीं, बल्कि छाया की तरह। महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। पड़ोसियों ने उन्हें शायद ही देखा। जिन घरों से वे निकले थे, वहां उनकी लापता रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। कभी कभार दक्षिण कश्मीर में दोनों को एक साथ देखे जाने की फुसफुसाहट उठती, फिर खामोशी छा जाती। सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि कुछ बड़ा पक रहा है, पर धागा हाथ नहीं आ रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके साथ 4 और घुसपैठिए भी आए थे। ये सभी कथित तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। कुल मिलाकर ये 7 का समूह था, 5 सीमा पार से और 2 स्थानीय चेहरे। 2 सदस्य पश्तो बोलते थे, जिससे उनकी जड़ें साफ झलकती थीं। इनके हमले की योजना का केंद्र था पहलगाम, और पहलगाम में भी बैसारण। हरी घास के विस्तृत मैदान, देवदार के घने जंगल, दूर चमकती बर्फीली चोटियां। बैसारण को यूं ही मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता, लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ एक और सच्चाई थी, यह अपेक्षाकृत दूरस्थ इलाका है। पहलगाम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर, जहां पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है या पोनी का सहारा लेना होता है। और यही दूरी, यही एकांत इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती थी। कथित तौर पर आदिल की जिम्मेदारी थी इलाके को पढ़ना कि कहां से लोग आते हैं, किस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है, कौन से रास्ते कम निगरानी में हैं, छिपने की संभावित जगहें कहां हैं। उसने हर मोड़, हर ढलान, हर घने पेड़ के पीछे की संभावना को समझा। साथ थे आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले भी जम्मू कश्मीर में हमलों में शामिल रहे थे। समूह की संरचना साफ थी, स्थानीय पहचान के साथ बाहरी कौशल। नाम नया नहीं था, रणनीति भी नहीं। फर्क बस इतना था कि लक्ष्य इस बार शांति और पर्यटन की छवि पर चोट करना था। 22
अप्रैल 2025। दोपहर की धूप बैसारण की घास पर सुनहरी चादर बिछा रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वही मैदान खून से लाल होने वाला है। अप्रैल का महीना यूं ही नहीं चुना गया था। ये पीक टूरिस्ट सीजन था। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पहलगाम हमेशा की तरह श्रद्धालुओं और सैलानियों से भरा था। बैसारण, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस दिन भी हंसी, कैमरों की क्लिक और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। दोपहर करीब 1:50 का समय। देवदार के घने जंगलों के बीच से 6 सशस्त्र लोग बाहर आए। कुछ ने कैमोफ्लाज, कुछ ने पठानी सूट पहना था। उनके हाथों में AM4 कार्बाइन और AK-47 थी। हेलमेट और हथियारों पर कैमरे लगे थे, जैसे कि वे किसी फिल्म की शूटिंग करने आए हों। लेकिन यह एक भयावह स्क्रिप्ट थी। उन्होंने भीड़ को घेरा। पहले पहचान पूछी गई, फिर लोगों को अलग किया गया। ID कार्ड देखे गए, धार्मिक पहचान की जांच की गई कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। और जो आगे हुआ वह कुछ ही मिनटों में त्रासदी बन गया। करीब 10 मिनट में 28 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। बताया जाता है कि हमले के दौरान लगभग 70 राउंड गोलियां चलाई गईं। इसी अफरा तफरी में एक स्थानीय पोनी चालक सैयद आदिल हुसैन शाह ने कुछ पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। प्रतिरोध की उस कोशिश की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना के बाद आपातकालीन सहायता पहुंचने में समय लगा। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोग हमले के बाद भी सांस ले रहे थे। समय पर मदद मिलती तो शायद कुछ और जानें बच सकती थीं। कुछ ही घंटों में पूरे देश को खबर मिल चुकी थी। सोशल मीडिया पर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। जांच एजेंसियों ने बताया कि संगठन की कमान अब कथित तौर पर उन चेहरों के हाथ में थी जिनकी जड़ें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी मानी जाती हैं। और नाम सामने आए: सैफुल्ला कसूरी, शेख सज्जाद गुल, सुलेमान रहमानी। सूत्रों के अनुसार योजना सीमा पार के नेटवर्क से संचालित हुई थी। पहले स्थानीय चेहरों को आगे रखकर ढांचा खड़ा किया गया और जब वह परत हट गई तो संचालन सीधे बाहरी नेतृत्व के हाथ में आ गया। बैसारण का वह मैदान जो कभी सुकून की तस्वीर था, अब सवालों का मैदान बन चुका था। क्या पर्यटन को निशाना बनाकर डर का नया अध्याय शुरू किया गया? क्या यह सिर्फ एक हमला था या एक संदेश? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब शांति के प्रतीकों को चुना जाता है तो मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि भरोसा तोड़ना होता है। गोलियां थम चुकी थी, लेकिन घाटी में सन्नाटा और गहरा हो गया था। अब बारी थी जवाब की। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्धों फौजी सुलेमान शाह और अब्बू तलहा समेत अन्य की स्केच जारी किए। आदिल गुरी और एहसान की पहचान भी पुख्ता की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने औपचारिक जांच संभाली। बैसारण में CCTV न होने के कारण पूरी जांच का बड़ा आधार बना बचे हुए लोगों की गवाही। किस दिशा से हमलावर आए, किस तरह कपड़े पहने थे, किस हथियार से फायर किया। तो ये था पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। इसके बाद भारतीय आर्मी ने इन आतंकियों से कैसे बदला लिया। इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।